अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं एक नई सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें हम आपको मंथ वाइज प्रेगनेंसी को डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हमने अल्लाह के फजल से उसका स्टार्ट कर दिया है और उसकी वेरी फर्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पहली वीडियो पहले महीने के बारे में ही होगी। इसमें हमने कोशिश की है कि उससे रिलेटेड तमाम मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके और ये भी बताया जा सके कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या तरीकाकार इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि हमल के पहले महीने से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। तो जैसे कि अगर आपको वो सीरीज याद हो जिसमें हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी बताई थी, तो हम फीलिंग्स के साथ स्टार्ट करते थे, तो इसको भी हम फीलिंग्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक औरत को इस महीने में क्या क्या महसूस होता है तो वो हम इसमें आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो चूंकि ये अभी नई नई प्रेगनेंसी हुई होती है तो इसमें सबसे पहली जो चीज आपको महसूस होती है वो आपको पीरियड का ना आना है, यानी कि माहवारी ना होना है। ये बेसिकली सिम्टम भी होता है, लेकिन एज अ होल ये फीलिंग्स में आता है कि आपको बार बार एहसास होता है कि शायद अभी डेट आ जाएगी लेकिन नहीं आती। स्लाइट स्पॉटिंग, अगर आपको हल्के हल्के दाग लगे तो वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। अगर लगातार लगते रहें तो फिर आपको डॉक्टर को इसको चेक कराने की भी जरूरत होती है। तो ये भी फीलिंग्स में आता है अगर आपको स्पॉटिंग हो रही हो। ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको फील होती है, यानी कि हाथ लगाने से आपको छाती बहुत नरम लगती है। ये आमतौर पे पीरियड्स आने के करीब भी होता है, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो ये भी एक पहले मंथ की फीलिंग्स में से एक फीलिंग है। उसके बाद मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि जिस्म में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूड का अप एंड डाउन होना बहुत एसेंशियल है और ये कॉमन भी होता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि इसको बेयर करना चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में बार बार प्यास लगती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है और वाटर इनटेक भी ज्यादा हो जाता है, तो आपको बार बार पेशाब आता है और अगर आपके ब्लैडर के ऊपर कुछ बोझ पड़ रहा हो तो भी ऐसा होता है। टायर्डनेस यानी कि थकावट की फीलिंग इसलिए होती है कि बज़ाहिर आप ठीक होते हैं लेकिन जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसमें आपकी तवानाई भी इस्तेमाल हो रही होती है। इस तरह के हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस की वजह से आपको थकावट का एहसास होता है। फिर एक फीलिंग ये होती है कि आपकी खाने की रूटीन में तब्दीली आ जाती है, यानी कि पहले जो चीजें आप बहुत शौक से खा रही थी मे बी वो अब आपसे ना खाई जाती हो, या कोई चीज आप शौक से पीती थी तो वो आपको अब अच्छी नहीं लग रही या बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो किसी तरह का भी चेंज आप महसूस कर सकते हैं, तो ये भी आपकी फीलिंग्स में से एक फीलिंग है। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह सुबह आपकी तबीयत का बिगड़ना, इसमें आपको उठा ना जाना, गनुदगी का एहसास होना या हार्ट बर्निंग होना, मुंह में थूक आना, इस तरह की बहुत सी चीजें शामिल होती है मॉर्निंग सिकनेस में, लेकिन ये कॉमन होता है। हार्ट बर्न इसलिए होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, और मटेरियल आपके जो स्टमक का होता है वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए आपको सीने में जलन महसूस होती है और ये एक वाज़ेह सिम्टम भी होता है प्रेगनेंसी का और फीलिंग भी होती है। हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की हिस्स का बढ़ जाना। अगर आप कोई खाना बना रही हैं तो आपको उसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज महसूस हो सकती है, आपको स्मेल बहुत बुरी लग सकती है और आपको बहुत अच्छी भी लग सकती है। ये दोनों तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इरेगुलर बाउल मूवमेंट, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरा एबनॉर्मल मूव करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी आपको मोशन लग जाते हैं, तो ये आपके साथ होता है। डिजीनेस भी होने की यही रीजन है कि आपके जिस्म में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस के साथ साथ डिजीनेस की भी फीलिंग आती है या आपको नींद ज्यादा आती है। तो ये पहले महीने की निशानियों में से एक निशानी है। बैक पेन, यानी कि आपकी कमर में दर्द अगर हो रही हो तो ये भी आपके फर्स्ट मंथ की फीलिंग्स में से एक फीलिंग है, क्योंकि ये आपको तमाम 9 महीने रहेगी और कई फीमेल्स बहुत लकी होती हैं जिनको इतनी ज्यादा ये नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ये होती है। हंगर फीलिंग, यानी कि भूख का एहसास, अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि
آپ کے جسم میں چونکہ چینجز آئے ہیں، میٹابولزم چینج ہوا ہے اور آپ کی توانائی کی ضرورت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت محسوس ہو۔ ہیڈ ایک یعنی کہ سر میں درد، یہ بھی ہارمونز کے چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک کی فیلنگ آتی ہے۔ تو یہ سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے۔ چینجز ان باڈی یعنی کہ ایک فیمیل کی باڈی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی ہیں پہلے مہینے میں، تو وہ ہم اس ہیڈنگ کے نیچے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو جو بیسک چینج جو آتا ہے سب سے پہلا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بریسٹ کا سائز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، obviously وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مائنر سا شروع میں بڑھتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ زیادہ بڑھتا رہتا ہے، تو یہ تبدیلی آپ کو محسوس ہو جاتی ہے ارلی پریگنینسی میں ہی۔ اس کے بعد آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو پیٹ میں ٹائٹنس کا احساس ہوتا ہے یا بلوٹنگ فیلنگ آتی ہے، جیسے آپ کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے یا بہت زیادہ تنا ہوا ہے، تو اس طرح کی آپ کو فیلنگ آ سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو کافی مہینوں میں آتی رہے گی۔ اگر آپ نے ہماری ویک فرسٹ پریگنینسی کی سیریز دیکھی ہے تو آپ اس کے بارے میں فیملیئر ہوں گے۔ ڈارک ایرولا، چھاتی کے بالیوں کا کالا پڑ جانا یا پہلے سے ڈارک ہو جانا، تو یہ ایک واضح سمٹم ہوتا ہے اور اس میں بھی ہارمونز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈسچارج بہت زیادہ ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ پریگنینسی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے، تو یہ لگاتار ہونا ہوتا ہے اور فرسٹ منتھ سے ہی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہونا۔ تو یہ ایک آپ کے ساتھ چینج آتا ہے۔ ڈیولپمنٹ ان بیبی یعنی کہ بچے کی نشو و نما۔ بچے کی نشو و نما اس منتھ میں کیا ہونی ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ ایگ اوویولیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سپرم ملتا ہے اور ان دونوں کی آپس میں فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد وہ ایک جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو زائگوٹ کہتے ہیں، اور زائگوٹ بار بار ڈیوائڈ ہوتا ہے، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایمبریو بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس میں پروسیس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امپلانٹیشن ہوتی ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد جو نیکسٹ کام ہونا ہوتا ہے وہ بچے کا یوٹرس کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچے کی گروتھ کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ریلیشن ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو ساری فوڈ سپلائی وغیرہ ادھر سے ہی ملنی ہے، تو اس کا کنیکشن بننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سائز آف بیبی، اس ٹائم میں بچے کا سائز ایک چھوٹے مٹر کے دانے جتنا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی اس کا ہیڈ کا پارٹ الگ ہو جاتا ہے اور باقی پارٹس تھوڑے تھوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچے کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے اور سائز ہوتا ہے۔ ڈائگنوسس آف پریگنینسی، حمل کی جانچ کیسے کی جاتی ہے؟ جب آپ کا پہلا مہینہ ہوتا ہے تو آپ کی جو حمل کی جانچ ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز ہماری دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ گھر میں ہم نے آپ کو دیسی طریقے بتائے ہیں، لیکن میڈیکلی آپ کا سب سے پہلے ہسٹری جانی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کانٹراسیپشن یعنی کہ بچہ ضائع کرنے والی یا بچہ روکنے والی دوائیاں تو نہیں کھائیں، تو اس کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سے پچھلے بچوں کی تعداد پوچھی جاتی ہے اور آپ سے ضروری ٹیکوں وغیرہ کا پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یورین ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، اس کو اسٹرپ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایچ سی جی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب میں صحیح سے ٹیسٹ نہ ہو پائے تو ایچ سی جی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جو کہ بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایچ سی جی ہارمون جو ہے اس کی مقدار کو میئر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں۔ اور اگر دونوں صورتوں میں آپ نے نہ جانا ہو تو تیسری چیز ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ اسکین۔ وہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی فائبرائڈ تو نہیں ہے یا آپ کی کوئی سسٹ تو نہیں بنی ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں الٹرا ساؤنڈ اسکین کے ذریعے دیکھی جاتی ہیں۔ واٹ ٹو ڈو یعنی کہ پہلے مہینے میں آپ کو کرنا کیا کیا چاہیے۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم تمام باتیں ڈسکس کریں گے، تو یہ بھی ضروری ٹاپک ہے کہ آپ کو خود سے کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو چیز سب سے زیادہ اچھی ہے کہ وہ آپ کو اپنے بچے کی کیئر کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اچھی فوڈ لینی چاہیے، وہ تمام پریونشنز لینی چاہیے جو میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے بتائی ہیں۔ تو یہ ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ملاقات کا ٹائم ڈیسائیڈ کریں۔ اس کے لیے آپ ریمائنڈر لگائیں یا آپ الارم لگائیں یا کسی ڈائری پہ نوٹ کریں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے آپ کو چیز یاد رہتی ہے۔ تو اپوائنٹمنٹ کی سیٹنگ اپنے ہسبینڈ کے شیڈول کے حساب سے آپ نے کر لینی ہے۔ چوز ہیلپنگ ہینڈ یعنی کہ اب چونکہ آپ کو بہت زیادہ ایکسرشن نہیں کرنی اور بہت وزن وغیرہ نہیں اٹھانا، لمبی صفائیاں نہیں کرنی، تو آپ کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ چنا کر لیجئے کہ کیا آپ نے کسی فیملی ممبر کی مدد لینی ہے یا کسی میڈ کا انتظام کرنا ہے۔ اوائڈ سیلف میڈیکیشن، اور اس دوران میں آپ نے خود سے کوئی دوائی نہیں لینی، کیونکہ دوائیاں
दवाइयाँ बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती हैं और उसमें एबनॉर्मेलिटीज भी पैदा कर सकती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए मना है। इंक्रीज्ड फ्लूइड्स इनटेक, माया ज्यादा मिकदार मिले, माया से मुराद पानी है या जूसेस हैं या ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें आपने इसलिए लेनी है कि आपके जिस्म को पानी की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आपके जिस्म में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना होता है और उसके लिए आपके लिए पानी का इंटेक जरूरी होता है। टेक फाइबर्स फूड, ऐसी ग़िज़ा लीजिए जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा हो, क्योंकि शुरू के हार्मोन्स की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन बाद में हेमोरॉइड बन जाती है, जिससे आपको बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लाइट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होती है ताकि आप फिजिकली फिट रहें। इसमें आपने कोई योगा वगैरह करने नहीं बैठना या एरोबिक्स वगैरह नहीं करनी, बल्कि आपने वॉक करनी है। वॉक बहुत अच्छी होती है और इससे आपके तमाम बॉडी पार्ट्स रेगुलेट हो जाते हैं। स्लीप एडिक्वेट, चूंकि आपके जिस्म में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं और आपके जिस्म को आराम की जरूरत होती है, तो आप जितना ज्यादा सोएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये अल्लाह का निजाम है कि आपको नींद आती भी ज्यादा है ताकि आप ज्यादा सो सकें। फिर अपने आप को अपने पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगी तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर आगे चलेंगी। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ी रहेंगी और हर वक्त आपको एक स्ट्रेस सा रहेगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखिए। मेंटेन हाइजीन, और जैसे ही आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आपने अपने लोअर पार्ट को आपने अक्सर साबुन के साथ धोकर शलवार या जो पजामा आप जो भी चीज पहनती हैं, ट्राउजर पहनती हैं, उसको आपने चेंज करते रहना है। तो इससे आपको कम डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी। व्हाट नॉट टू डू, क्या चीजें आपको नहीं करनी फर्स्ट मंथ में, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि जब आप नई माँ बनती हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनके पास कोई समझाने वाला नहीं होता। कैफीन लेना छोड़ दें। कैफीन का मतलब कॉफी भी है और कैफीन वाली दूसरी चीजें भी हैं। तो कैफीन की मिकदार आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम कर देती हैं और उसमें एबनॉर्मेलिटीज का रीजन बनती हैं। तो इसलिए अगर आप बच्चे को फ्रेश और हेल्दी वाला बनाना चाहती हैं तो इसका आपको छोड़ना ही पड़ेगा। टेकिंग अनहेल्दी फूड, आपने बिल्कुल भी बाजार के गंदे खाने नहीं खाने, आपने डिस्पोजेबल चीजें नहीं यूज करनी, बाजार वाली बने हुए पैकेट्स वाली चीजें नहीं खानी, और इसके अलावा आपने जंक फूड नहीं खानी। ये सब चीजें आपकी हेल्थ को बर्बाद कर देती हैं, आपको ओबीस कर देती हैं, यानी आपको मोटा कर देती हैं। ड्रिंक अल्कोहल, यानी कि अगर आप शराब पीती हैं तो आपने नहीं पीनी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। फिर इसके बाद आपने ये करना है कि आपने एक्सर्शन वाले काम नहीं करने, ऐसे कोई पोस्चर नहीं बनाने जो आपकी एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर डालें। जैसे कि आपने पाँव के बल नहीं बैठना, आपने भार नहीं उठाना, आपने चीजों को धक्का मार के जोर नहीं लगाना। इस तरह के आपने एक्सर्शन वाले काम नहीं करने हैं। फिर आपने सफर नहीं करना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहती हैं तो आपने सफर नहीं करना जब तक कि सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि वो एक सेफ ट्राइमेस्टर होता है, उसमें आप सफर करने के लायक हो जाती हैं। इसलिए बिला वजह घर से निकलने से आप अवॉइड करें। सोना बाथ आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर जो लोग सोना बाथ लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उनके साथ मिसकैरेजेस के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपके पेल्विक रीजन को गर्म कर देता है और उससे आपका जो बेबी की इम्प्लांटेशन हुई है वो टूट सकती है। आपने अपने हस्बैंड के साथ 2 महीने तक नहीं मिलना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहती हैं तो पहले 2 महीने आपने एहतियात करनी है और इस चीज से अवॉइड करना है। तो अगर ऐसे करेंगी तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हार्श केमिकल से आपने दूर रहना है, जैसे कि घर में यूज होने वाली बाथरूम साफ करने वाली ब्लीच हो गई या इस तरह की कोई इंसेक्टिसाइड जो आप घर में या पेस्टिसाइड कोई ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, उनको आपने नहीं खुद यूज करना और ना ही उनकी रेंज में रहना है। कंट्रोल बीपी एंड शुगर, अपनी पहले दिन से अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को मॉनिटर करें ताकि इसकी कम या ज्यादा होने की सूरत में आप उस हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट करें ताकि आपकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो। पूप ऑफ पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के फुजला से आपने दूर रहना है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बहुत स्वेर किस्म का बीमार कर देते हैं। आपके जिस्म पे जगह जगह गुठलियां या गिल्टियां बन जाती हैं और आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये चीजें आपने लाजमी फॉलो करनी है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम चीजें गाइड कर सकूं, लेकिन अगर आपको फिर भी मजीद डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वीक वाइज प्रेगनेंसी की सीरीज को देखिए। इसमें हमने हर वीक के बारे में आपको एग्जैक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आपने इसको अपनी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो प्रेग्नेंट हैं या जिनका पहला महीना है या इवन जो अपने
प्रेगनेंसी को शुरू करना चाहती हैं या अपना बच्चा प्लान करना चाहती हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे चैनल को खुद सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो ये पहले महीने की आई है, तो आगे दूसरे, तीसरे, चौथे सब महीनों की आने वाली हैं वीडियोस, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर देंगी। तो नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और इसकी फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।